अभिषेक, मुझे बताओ, तुम मेरी बेटी को कहाँ छोड़कर आए हो? तुम्हारे अंदर थोड़ा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। बाप तो बेटियों के रक्षक होते हैं, उनके रखवाले होते हैं। तुम अपने हाथों से ही पैसों की खातिर अपनी बेटियों को बेच आए हो। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मुझे नहीं पता था कि अभिषेक मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटियों को किसी के हाथों बेच देगा, और मुझे यह भी नहीं मालूम था कि उसने मेरी बेटियों को किसे और कहाँ बेचा है। भागलपुर इतना बड़ा था कि मैं चाहकर भी अपनी बेटियों को नहीं ढूंढ सकती थी। जब मैं अभिषेक से लड़ती कि मेरी बेटियों को किसे बेचा है, उन्हें वापस लेकर आओ, तो वो कहता, फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां जहां भी हैं ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हैं। और फिर मेरी इतनी हस्ती नहीं थी कि उनका बोझ उठा सकूं। फिर कल को उनकी शादी भी करनी थी, मैं कहां से देता? उनका दहेज मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो कर लिया। तुम अपनी बकबक बंद करो और जाओ मेरे लिए ताजी रोटी बनाकर लाओ। मैं आंसू पोंछती हुई उठी और अभिषेक के लिए रोटी बनाने लगी। मेरा दिल अपनी बेटियों की जुदाई में बहुत तड़प रहा था। मेरी ममता उनको अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन थी। मेरी तो कुल दुनिया मेरी बेटियां ही थीं। बेटा ना होने की वजह से अभिषेक को बेटियों से बहुत चिढ़ थी। अभी मैंने एक रोटी ही तवे से उतारी थी कि दरवाजे पर एक भिखारिन आई और दरवाजे पर आवाज लगाई, भगवान के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दें, भगवान तेरे दिल की हर इच्छा पूरी करें। मैंने जल्दी से 2 रोटियां ली और कटोरी में सब्जी डाला और भिखारिन को देने के लिए दरवाजे पर गई। यह भिखारिन अक्सर मेरे घर आया करती थी। मैंने कभी इसे खाली हाथ नहीं लौटाया था। अपने घर में चाहे खाने के लाले पड़े होते, फिर भी मैं कुछ न कुछ उसे जरूर देती। जब मैंने उसे रोटी दी तो वो रोटी अपने साथ बच्चे को भी खिलाई और खुद भी खाई और दुआएं देती वहां से चली गई। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी कि किसी तरह मेरी बच्चियों से मुझे मिलवा दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाएंगी। एक दिन जब मैं रात के लिए खाना बना रही थी तो वो भिखारिन आई और फिर वही आवाज लगाई कि भगवान के नाम पर कोई भूखे को खाना खिला दे। मैंने प्लेट में चावल डाले और उसे देने के लिए दरवाजे पर गई। उसने वो चावल थैला में डाला और बोली, बेटी, मुझे तुम परेशान लग रही हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इस परेशानी की वजह पूछ सकती हूँ? मैं बोली, तुम जानकर क्या करोगी? उसने खुद ही पूछ लिया, तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं? नजर क्यों नहीं आती? पहले तो मुझे खाना वही दिया करती थी। उसके पूछने पर मैं रोने लगी और बोली, मैं तो खुद नहीं जानती कि मेरी बेटियां कहाँ हैं और किस हाल में हैं। तो जो बात उस भिखारिन ने मुझसे कही, जानकर मैं बहुत खुश हुई। वो कहने लगी, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं और किस हाल में है। तुम जाकर उनसे मिल सकती हो। मैंने उसका हाथ थामा और बोली, मुझे जल्दी बताओ कि मेरी बेटियां कहाँ हैं। तो भिखारिन बोली, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी बेटिया यहाँ से कैसे गई। तो मैंने उसे बताया कि उनका बाप अपनी बेटियों को बोझ समझता था, खुद कुछ कमाता नहीं था, इसीलिए उसने मेरी बेटियों को पैसे के लालच में बेच दिया। अब जल्दी से मुझे बताओ कि मेरी बेटियां कहाँ हैं और किस हाल में हैं। तो भिखारिन बोली, तुम्हारी बेटियां साथ वाले गांव के चौधरी दिलजीत की हवेली में है। चौधरी दिलजीत बहुत नेक दिल इंसान है। एक दिन मैंने उनकी हवेली के सामने जाकर आवाज लगाई तो उन्होंने अपनी नौकरानी को भेजा, जो मुझे अपने साथ हवेली के अंदर ले गई, क्योंकि वह खाने का टाइम था। सब लोग हवेली में खाना खा रहे थे। चौधरी दिलजीत ने अपनी नौकरानी से कहकर मुझे खाना दिलवा दिया। मैंने पेट भरकर खाना खाने के बाद चौधरी दिलजीत से कहा कि मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, तो उन्होंने थैला भरकर मुझे खाना दिया। और हाँ, मुझे याद आया, मैंने वहां तुम्हारी 2 बेटियों को देखा था, जिन्होंने खूबसूरत कपड़ा पहना हुआ था और मालकिन की तरह कुर्सी पर बैठी खाना खा रही थी। पहले तो मुझे नजर का धोखा लगा, लेकिन जब मैंने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि मैंने तो उन्हें तुम्हारे घर में देखा है, इसीलिए आज तुम्हारी बेटियों के बारे में तुमसे पूछा। तुम फिक्र न करो, तुम्हारी बेटियां वहां बहुत ऐशो आराम में हैं। नौकर उनके आगे पीछे घूमते हैं। चौधरी दिलजीत, जो कि पहले बहुत जालिम चौधरी था, उसने बहुत से लोगों की जमीन हड़प की थी। पता नहीं फिर भगवान का क्या कारनामा हुआ कि उसकी बीवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और वो कोमा में चली गई। उसके बाद चौधरी दिलजीत एक रहमदिल इंसान बन गया है। तब से चौधरी दिलजीत ने सारे बुरे काम छोड़ दिया है। उसने लोगों से छीनी हुई उनकी जमीनें भी वापस कर दी। यह सब जानने के बाद मैंने सुख का सांस लिया, वरना यह सोचकर बहुत परेशान थी। पता नहीं मेरी बेटियों के साथ क्या सुलूक होता होगा और वो किस हाल में होंगी। वो भिखारिन सब कुछ बताने के बाद वहां से चली गई और मैं ये सोचने लगी कि मैं वहां कैसे जाऊं।
क्योंकि अगर मैं अपने पति को वहां जाने के बारे में बताती तो वो मुझे कभी भी जाने नहीं देता। रात को जब मेरा पति घर आया तो मैंने उसे कहा कि कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। अभिषेक बोला, पहले तो तुमने कभी मायके जाने का नाम नहीं लिया जब से तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई है। मैंने कहा, मैं अपनी बेटियों को याद करके हर वक्त कुढ़ती रहती हूँ और परेशान रहती हूँ। वहां जाऊंगी तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। कुछ दिन रहने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। अभिषेक मान गया। उसने किराए के लिए मुझे कुछ पैसे थमाए। मैंने जल्दी से कुछ कपड़े साथ लिए और घर से निकल गई। पूछती पूछती मैं उस गांव तक पहुंची। मुझे चौधरी दिलजीत की हवेली का पता नहीं था। मैंने कई औरत से पूछा कि चौधरी दिलजीत की हवेली कहाँ है। वह बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, तुम कहाँ से आई हो और चौधरी दिलजीत की हवेली का क्यों पूछ रही हो? मैंने उनसे यह बात छुपाई कि मैं अपनी बेटियों के लिए यहाँ आई हूँ। मैं बोली, इस दुनिया में मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। सुना है चौधरी दिलजीत बहुत नेक दिल इंसान है, गरीबों की बहुत मदद करता है, बेसहारों को सहारा देता है। मेहरबानी करके आप मुझे चौधरी दिलजीत की हवेली का पता बता दें। उस औरत ने मेरे साथ एक बच्चा भेजा जो मुझे चौधरी दिलजीत की हवेली के सामने छोड़कर वापस चला गया। वह हवेली कम और कोई महल ज्यादा लग रहा था। मैं हवेली के गेट के सामने खड़ी हवेली को बहुत हैरत से देख रही थी क्योंकि बहुत खूबसूरत थी। गेट पर दो बड़ी बड़ी मूंछों और बड़े बड़े बालों वाले गार्ड खड़े थे। उनमें से एक मेरे करीब आकर बोला, हाँ बहन, क्या चाहिए? खड़ी क्या देख रही हो? किससे मिलना है? गार्ड का इतना पूछने पर ही मेरे तो पसीने छूट गए। मेरी टांगें कांप रही थीं। मैं कांपती हुई आवाज में बोली, भाई, मुझे चौधरी दिलजीत से मिलना है। वो बोला, क्यों मिलना चाहती हो? क्या काम है? मैं बोली, मुझे काम की जरूरत है। मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ और घर के सारे काम कर लेती हूँ। तो गार्ड बोला, चौधरी दिलजीत तो किसी काम से गए हैं, तुम फिर आ जाना। मैं बोली, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो गार्ड बोला, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। वो मुझे अंदर ले गया और बोला, तुम यहाँ लॉन में बैठ जाओ। जब चौधरी दिलजीत आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा और यहीं बैठी रहना। अंदर जाने की कोशिश मत करना, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चौधरी दिलजीत की इजाजत के बगैर कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मैंने हाँ में सर हिला दिया तो वह गार्ड वहां से चला गया। मैंने लंबा सांस लिया और चौधरी दिलजीत के आने का इंतजार करने लगी। लॉन जोकी के हवेली के अंदर वाले हिस्से के सामने था। मेरी नजरें बार बार हवेली के अंदर वाले हिस्से की तरफ जा रही थी। मैं दुआ कर रही थी कि काश मुझे कोई मेरी बेटी नजर आ जाए, लेकिन वहां मेरी बेटी तो क्या, कोई और भी मुझे आता जाता नजर नहीं आया। 3 घंटे इंतजार करने के बाद मुझे गाड़ी की आवाज आई तो मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई। गाड़ी की आवाज आते ही गार्ड ने जल्दी से गेट खोला और गेट खुलते ही काले रंग की चमचमाती हुई गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के पिछले हिस्से से 2 गार्ड निकले। उन्होंने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला तो चौधरी दिलजीत जल्दी गाड़ी से निकलकर अंदर चले गए। मैं भी चौधरी दिलजीत के पीछे अंदर जाने लगी तो गार्ड ने मुझे रोक लिया और बोला, तुम यहीं इंतजार करो, मैं चौधरी दिलजीत से इजाजत लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम अंदर जा सकती हो। मैं फिर वहीं बैठ गई और गार्ड के वापस आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद गार्ड वापस आया और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। मैंने अपने कपड़ों वाली गठरी उठाई और अंदर की तरफ चल पड़ी। अंदर जाने से पहले मैंने बड़ा सा घूंघट निकाल लिया था ताकि मेरी बिटिया मुझे पहचान न सके और मैं देखूं कि मेरी बिटिया किस हाल में है। जब अंदर दाखिल हुई तो डर के मारे मेरा बुरा हाल था। सामने ही चौधरी दिलजीत सोफे पर टांग रखे बैठा हुआ था। मैंने जाते ही नमस्ते किया। नमस्ते के बाद चौधरी दिलजीत बोला, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं बोली, चौधरी साहब, मुझे काम की जरूरत है। तो वो पूछने लगा कि तुम कहाँ से आई हो? मैं बोली, पास वाले गांव से आई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पहले मैं अपने गांव में किसी के घर पर काम किया करती थी, अब वो गांव छोड़कर चले गए हैं। मेरे पास कोई काम नहीं था तो मुझे किसी ने आपके बारे में बताया कि तुम्हें वहां जरूर काम मिल जाएगा। चौधरी साहब, घर का सारा काम कर लेती हूँ और खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे काम पर रख ले। कुछ देर सोचने के बाद चौधरी बोला, मेरी हवेली में पहले ही बहुत नौकर है, मुझे अब नौकर की जरूरत नहीं है। ये लो, कुछ पैसे है, रख लो। मेरे गार्ड को अपना पता बता दो, तुम्हें इतनी रकम हर माह मिल जाया करेगी। मैं बोली, नहीं चौधरी साहब, मुझे खैरात नहीं चाहिए। अगर आप मुझे काम पर रख ले तो मुझे पैसे कबूल है, वरना मैं ये खैरात के पैसे नहीं ले सकती। तो चौधरी ने अपनी नौकरानी को आवाज दी। नौकरानी दौड़ी हुई आई और बोली,
जी चौधरी साहब, चौधरी दिलजीत बोला। आज से सफाई का सारा काम ये नौकरानी देखेगी। मैं बोली, चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सच में आपको दिल बहुत बड़ा है। नौकरानी मुझे अपने साथ ले गई और मुझे सारा काम समझा दिया। उस दिन तो मैंने कोई काम न किया क्योंकि वो मेरा पहला दिन था। काम समझाने के बाद नौकरानी ने मुझे मेरा क्वार्टर दिखाया, जो कि नौकरों के रहने की जगह थी। क्वार्टर में हर सहूलत मौजूद थी, जो चौधरी दिलजीत की नेक और दयालु होने का सबूत थी। अगले दिन भोर में रजनी ने मुझे जगाया। रजनी उस हवेली की पुरानी नौकरानी थी। उठने के बाद पूजा की और भगवान के सामने रोकर प्रार्थना की कि वो मुझे मेरी बेटियों से मिला दें। उसके बाद मैं अपने काम पर लग गई। तमाम कमरों की सफाई करने के बाद जब मैं आखिरी कमरे की सफाई करने के लिए उस कमरे की तरफ गई तो एकदम से मुझे पीछे से रजनी की आवाज आई, उस कमरे में मत जाना। मैं बोली, बस इस कमरे की सफाई रह गई है। तो वो बोली, इस कमरे में किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोली, वो क्यों? रजनी बोली, मैं तुम्हें यह बताना जरूरी नहीं समझती। अभी तुम नई नई हो, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। नीचे जो सफाई रह गई है वो कर लो और दोबारा इस कमरे में जाने की गलती मत करना। चौधरी का हुक्म है कि कमरे में किसी को भी ना जाने दिया जाए। मैंने सफाई करने के बाद रजनी के साथ मिलकर खाना लगवाया। मेरी नजरें बार बार अपनी बेटियों को ढूंढ रही थीं। क्योंकि खाना लग चुका था, मैंने घूंघट वैसे ही निकाला हुआ था। कुछ देर के बाद मुझे अपनी बेटियों की आवाज सुनाई दी, जिन्होंने खाने की टेबल पर आते ही चौधरी दिलजीत को नमस्ते किया। चौधरी दिलजीत ने बहुत प्यार भरे लहजे में उनको नमस्ते का जवाब दिया और बोला, बेटा खाना शुरू करो, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। खामोशी से घर के लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद बारी बारी उठकर जाने लगे तो घूंघट होने की वजह से मुझे अपनी 2 बेटियों के पांव नजर आए। जब उनके पांव पर नजर पड़ी तो मेरी ममता तड़प उठी। मैं चाहकर भी उनसे ना पूछ सकी कि उनके पांव की ये हालत कैसे हुई है। वैसे तो चौधरी बहुत नेक दिल बनता फिरता है। मुझे लगता है कि उसकी नेक दिली बस दिखावे की है। असल में तो वही जालिम चौधरी है जो कि पहले कभी हुआ करता था। तमाम काम खत्म करने के बाद जब मैं अपने क्वार्टर में गई तो मैंने रजनी से कहा, तुमसे एक बात पूछूं? वो बोली, पूछो। मैं बोली, वो लड़कियां कौन हैं जो खाने की टेबल पर बैठी थी? तो रजनी बोली, वो चौधरी साहब की बेटियां हैं। मैं बोली, अगर वो चौधरी साहब की बेटियां हैं तो उनके पैरों की हालत खराब कैसे हो गई? रजनी बौखला गई और बोली, अच्छा मुझे अभी कुछ काम है, मैं करके वापस आती हूँ, तुम सो जाओ। लेकिन मैं कैसे सोती? एक माँ थी, एक माँ अपनी औलाद की ऐसी हालत देखकर कैसे सो सकती है? वो सारी रात मैंने जागकर रोते हुए गुजारी। अगली सुबह जब मैं हवेली में गई तो मेरी बेटियां सोफे पर बैठी हुई थीं और आपस में बातें करके हंस रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ बहुत खुश है। इतने में चौधरी दिलजीत आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो कमरे में जाओ, और जो मैंने तुम लोगों से कहा है उसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वो जल्दी से उठी और सीढ़ियां चलती हुई उसी कमरे में गई जिस कमरे में रजनी ने मुझे जाने के लिए मना किया था। मैंने भी ठान ली थी कि मैं उस कमरे में जरूर जाऊंगी और देखूंगी कि क्या माजरा है। मेरी बेटियों के पांव ऐसे क्यों हैं? क्यों इतनी ज्यादा तकलीफ दी जा रही है? वो सिर्फ खाना खाने के लिए नीचे आती है, उसके बाद फौरन उसी कमरे में चली जाती है। यह सिलसिला कई रोज तक चलता रहा। मैं किसी को भी यह नहीं बता सकती थी कि मैं उनकी माँ हूँ, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो मुमकिन था कि चौधरी दिलजीत मुझे यहाँ से चलता कर देता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी न किसी तरह उस कमरे में जरूर जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि आखिर राज क्या है। एक दिन तमाम कमरों की सफाई करने के बाद बहुत हिम्मत करके उस कमरे की तरफ गई। मैंने अपने आसपास देखा। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है तो मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, और दरवाजा खुलते ही जो मंजर मैंने देखा वो देखने के बाद मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैं बयान नहीं कर सकती कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। उसी वक्त मेरे पीछे से किसी की आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे तक आने की? मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो चौधरी दिलजीत बहुत गुस्से में मुझसे बोला, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है? मैं घबरा कर बोली, जी बताया था, मैंने सब कमरों की सफाई कर दी, तो मैंने सोचा कि इस कमरे की भी सफाई कर दूं। चौधरी दिलजीत मुझे उंगली दिखाते हुए बोला, खबरदार, आज के बाद इस कमरे के आसपास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ,
यहाँ से जाकर अपना काम करो। मैं रोते हुए वहां से चली गई। रजनी, जो ये सब सुन रही थी, मुझसे बोली, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उस कमरे में न जाना, क्योंकि वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। चौधरी साहब ने इसी गलती की वजह से कई नौकरों को नौकरी से निकाल दिया, और हो सकता है कि तुम्हें भी नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि चौधरी साहब को बिल्कुल भी ये गवारा नहीं कि कोई उस कमरे के आसपास भी भटके। मैं रजनी से बोली, भगवान के वास्ते कुछ करो, मेरे पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं है कि मैं वहां चली जाऊं। रजनी बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो खुद एक नौकरानी हूँ, मेरी क्या औकात है। इतने में चौधरी दिलजीत नीचे आया तो मैं उसके पांव पड़ गई। चौधरी साहब, भगवान के वास्ते मुझे माफ कर दें, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी, बस मुझे नौकरी से न निकाले, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। चौधरी बोला, अच्छा ठीक है, जाओ जाकर अपना काम करो, मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगले दिन हवेली को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा था। रजनी मुझसे बोली, सुमन, आज पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद किचन में आ जाना और खाना बनाने में मेरी मदद करना, क्योंकि आज ज्यादा लोगों का खाना बनाना है। मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने काम में लग गई। सफाई का काम खत्म करने के बाद मैं रजनी का हाथ बटाने किचन में चली गई। मैं रजनी से बोली, आज इतने इंतजाम क्यों हो रहा है, क्या कोई आ रहा है? तो रजनी बोली, चौधरी साहब के सब बेटे जो कि पढ़ने के लिए विदेश गए हुए थे, आज सब इकट्ठे हो रहे हैं। इसी खुशी में हवेली को सजाया जा रहा है और चौधरी साहब ने हुक्म दिया है कि खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे काफी सालों बाद हवेली आ रहे हैं। इसीलिए चौधरी साहब चाहते हैं कि किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और अपना ये घूंघट उठा दो, यहाँ मेरे अलावा कौन दूसरा है? मैंने अपना घूंघट उठाया। रजनी बोली, अच्छा तुम सलाद बना दो। मैंने सलाद बनाने के बाद बर्तन साफ किए। इतनी देर में गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। मैंने और रजनी ने जल्दी से ताज़ा जूस के साथ दूसरी चीजें ट्रे में सजाई और जल्दी से ड्राइंग रूम ले गई, जहां चौधरी दिलजीत उनके बेटे बैठे हुए थे। हमारे जाते ही चौधरी दिलजीत के बेटों ने हमें नमस्ते किया। ऐसा लग रहा था कि चौधरी दिलजीत ने उनकी बहुत अच्छी परवरिश की हो। उनकी परवरिश का ही असर था कि उनके बच्चों ने नौकरों को भी नमस्ते किया। उनका बड़ा बेटा बोला, रजनी जी जल्दी से खाना लगा दें, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। रजनी बोली, जी छोटे चौधरी साहब, अभी लगाती हूँ। मैंने और रजनी ने मिलकर खाना लगाया। चौधरी दिलजीत और उनके बेटे खाना खाने लगे। आज मेरी बेटियां खाने की टेबल पर मौजूद नहीं थी और ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने यह तय कर लिया था कि आज रात सबके सोने के बाद मैं उस कमरे में जरूर जाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए नौकरी ही छोड़नी पड़े। मैं यहाँ आई भी तो अपनी बेटियों के लिए ही हूँ। जब सबने खाना खा लिया तो चौधरी दिलजीत के बेटों ने खाने की बहुत तारीफ की। चौधरी साहब बोले, रजनी ये खाना किसने बनाया है? रजनी बोली, चौधरी साहब खाना मैंने और सुमन ने बनाया है। चौधरी दिलजीत बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे कामयाबी के बाद घर लौटे हैं और तुम दोनों ने खाना इतना अच्छा बनाया है। मांगो जो मांगना है। रजनी बोली, चौधरी साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान के बाद आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। इससे पहले कि चौधरी दिलजीत मुझसे पूछता, उनका बेटा बोला, पापा मम्मी कैसी है, डॉक्टर क्या कहते हैं? तो चौधरी दिलजीत बोला, मुझे उम्मीद है तुम्हारी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो एक दफा कोमा से बाहर आई है, लेकिन वो फिर कोमा में चली जाती है। डॉक्टर ने तो उम्मीद दिलाई है कि आने वाले दिनों में नहीं तो महीनों में तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर उनका ख्याल भी तो इतने अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। उनके बेटे बोले, हम अपनी माँ को देखना चाहते हैं। तो चौधरी साहब बोले, चलो मेरे साथ। वो उठकर जाने लगे तो मैं बोली, चौधरी साहब मुझे आपसे कुछ मांगना है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तो चौधरी दिलजीत बोला, बताओ क्या मांगना चाहती हो? मैंने चौधरी दिलजीत के सामने अपनी झोली फैलाई और बोली, चौधरी साहब मेरी झोली में मेरी बेटियों को डाल दें। चौधरी बोला, कौन सी बेटियां? तुम किन बेटियों की बात कर रही हो? मैं बोली, वो जो मेरे पति अभिषेक ने आपको बेची थी, उसके बदले आपने उसे भारी रकम दी थी। मैंने तो सुना था कि मेरी बेटियां यहाँ बहुत ऐशो आराम में हैं और आप एक बहुत नेक दिल इंसान हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी ममता ये देखकर तड़प उठी। जब मैंने अपनी बेटियों के पांव पर बड़े बड़े छाले बने हुए देखे जो कि पानी से भरे हुए थे। पता नहीं आप लोग कौन सा जुर्म मेरी बेटियों पर कर रहे हैं। मैं तो यहाँ अपनी बेटियों को बस देखने के लिए आई थी,
लेकिन अब मैं अपनी बेटियों को अपने साथ ले जाए बिना वापस नहीं जाऊंगी। चौधरी दिलजीत खामोश रहा। चौधरी दिलजीत के बेटे सवालिया नजरों से अपने बाप की तरफ देखने लगे। इतनी देर में मेरी बड़ी बेटी भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई और बोली, चौधरी साहब जल्दी आइए, चौधरानी साहिबा को होश आ गया है। यह सुनकर चौधरी दिलजीत बहुत खुश हुआ। उसने मेरी बेटी को ऊपर जाने के लिए कहा और मुझसे बोला, सुमन चलो, हमारे साथ खुद देख लेना कि तुम्हारी बेटियां किस हाल में हैं। चौधरी दिलजीत उसी कमरे के सामने जाकर रुका, जिस कमरे में जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। चौधरी दिलजीत और उनके बेटे कमरे के अंदर दाखिल हुए। मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। जब मैंने चोरी छुपके उस कमरे का दरवाजा खोला था तो मुझे मशीनरी के अलावा और कुछ नजर नहीं आया था। वो मशीनरी जो कि अस्पतालों में मरीजों के लिए होती है। जब मैंने कमरे की दूसरी तरफ देखा तो मुझे देखकर बहुत हैरत हुई कि मेरी बेटियां आराम से सोफे पर बैठी है। उन्होंने खूबसूरत कपड़ा पहना हुआ था। वो ऐसी लग रही थी जैसे इस हवेली का हिस्सा हो। उनके आगे दुनिया की हर नेमत पड़ी हुई थी। मैंने घूंघट थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी बेटियों को देखा। उनके पांव पर जो छाले बने हुए थे वो भी बिल्कुल ठीक थे। मेरी बेटियां सोफे से उठकर चौधरानी के बेड के इर्द गिर्द जमा थीं। वो चौधरानी के होश में आने की वजह से बहुत खुश थी। चौधरी दिलजीत डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहिबा, क्या अब मेरी बीवी खतरे से बाहर है? डॉक्टर बोली, जी बिल्कुल, अब आपकी बीवी पूरी तरह ठीक है। तो चौधरी दिलजीत बोला कि ये सब इन बच्चियों की वजह से मुमकिन हो सका है, जो कि दिन रात उसके सर पर पहरा देती थी। जैसे ही मेरी बीवी को थोड़ा सा होश आया तो इस बच्ची ने फौरन से फोन करके आपको बुलवा लिया। डॉक्टर बोली, अच्छा, अब मुझे इजाजत दे। मैं कुछ दवाइयां लिखकर दे रही हूँ जो कि टाइम से इनको देनी है। लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रजनी डॉक्टर का बैग उठाए उसे बाहर तक छोड़ने के लिए गई। जब मैंने अपना घूंघट उठाया तो मेरी बेटियां मुझे अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह गई। वो सब मुझसे लिपटकर रोने लगी। तो चौधरी दिलजीत ने प्यार से उनके सर पर हाथ रखा और बोले, सुमन, तुमसे इनसे पूछ सकती हो कि हमने उनके साथ क्या जुर्म किया है। तो बेटियां बोली, नहीं अम्मा, इन लोगों ने हमारे साथ कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि हम जब से आए हैं चौधरी साहब अपनी बेटियों की तरह हमसे प्यार करते हैं। हम मालकिन की तरह इस हवेली पर राज करते हैं। मैं बोली, तो तुम लोगों के पाँव पर जो छाले बने हुए थे वह कैसे बने? तो मेरी बड़ी बेटी बोली, अम्मा, ये दोनों किचन में खाना बनाने के लिए गई थी तो गरम गरम घी इनके पाँव पर गिर गया। चौधरी दिलजीत और रजनी जी के मना करने के बावजूद भी ये दोनों खाना बनाने की जिद करने लगी थी। इनके जिद की वजह से इन्हें तकलीफ उठानी पड़ी। अम्मा, आप सोच भी नहीं सकती कि हम यहाँ कितने खुश हैं। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पापा ने हमें चौधरी दिलजीत को बेचा। अगर किसी और को बेचते तो पता नहीं आज तेरी बेटियां कहाँ और किस हाल में होती। पापा ने तो मुड़कर हमारी खबर तक नहीं ली कि मेरी बेटियां जी रही हैं या मर गई है। उनसे अच्छे तो ये लोग हैं जिन्होंने गैर होते हुए भी हमें इतना प्यार दिया। मैं बोली, मगर तुम इस कमरे के तक ही क्यों रहती हो? तो मेरी बेटियां बोली, चौधरानी साहिबा कोमा में थी, हम पांचों ने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली, इसीलिए हम इस कमरे से सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर निकलती थीं। चौधरानी ने मेरी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे बोली, आज तुम लोगों की बदौलत ही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम लोगों का यह एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकती। तुम लोगों ने मेरी इतनी देखभाल की है, चाहे मैं कोमा में थी, लेकिन आंखें खोलने के बाद सबसे पहले मैं तुम पांचों को देखा। मैं तुम पांचों को हर वक्त अपने आसपास महसूस करती थी। चौधरी दिलजीत को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर चौधरानी बोली, दिलजीत साहब, आप किन सोच में डूबे हुए हैं? तो चौधरी दिलजीत बोला, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मगर पता नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा मुमकिन हो सकता है या नहीं। तो चौधरी दिलजीत का बड़ा बेटा बोला, हमें भी तो पता चले। पापा, आप क्या सोच रहे हैं? तो चौधरी दिलजीत बोला, अगर तुम पांचों को कोई ऐतराज न हो तो मैं अपनी पांचों बेटियों का शादी तुम पांचों से करना चाहता हूँ। तो उनके पांचों बेटे बोले, पापा, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। आप हमारे बड़े हैं और बड़े होने के नाते आप हमारे लिए जो भी फैसला करेंगे वह हमारे लिए सर आंखों पर होगा। तो चौधरी दिलजीत मुझसे बोला, सुमन बहन, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम वापस अपनी बेटियों को उस दरिंदे इंसान के पास लेकर जाना चाहती हो जो फिर दोबारा उन्हें किसी और के हाथों बेच सकता है? सुमन बहन, तुम मानो या ना मानो, मैं अपनी बेटियों को हरगिज नहीं जाने दूंगा। एक बाप होने के नाते मैं अभी और इसी वक्त इनका शादी अपने बेटों से करूंगा।
क्योंकि मुझे इनसे अच्छी बहुएं इस घर के लिए कोई और नहीं मिल सकती। चौधरी दिलजीत ने उसी वक्त पंडित को बुलवाया और बारी बारी मेरी बेटियों को शादी अपने बेटों से कर दिया, यह जानते हुए भी कि उनके बेटे विदेश से पढ़कर आए हैं और मेरी बेटियां बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। शादी के बाद मेरी बेटियां मुझसे गले मिलकर बहुत रोई तो मैं उनसे बोली, रो मत, तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि तुम लोगों को इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। तुम लोगों को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। बस मेरी तुम लोगों को यही नसीहत है कि चौधरी साहब और चौधरानी साहिबा की इज्जत और देखभाल करना, क्योंकि इन लोगों ने ही तुम बेसहारों को सहारा दिया। मैंने रानी साहिबा और चौधरी दिलजीत से इजाजत मांगी कि क्या मैं कभी कभार अपनी बेटियों से आकर मिल सकती हूँ, तो चौधरी दिलजीत बोला, क्यों नहीं सुमन बहन, ये तो तुम्हारा अपना ही घर है। तुम्हारा जब दिल करेगा तुम आकर अपनी बेटियों से मिल लेना। सबसे इजाजत लेने के बाद मैं अपनी बेटियों को ढेरों दुआएं देती हुई अपने गांव की तरफ चल पड़ी, इस सुकून और इत्मीनान के साथ कि मेरी बेटियां खुशहाल जिंदगी जी रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।